अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कैफ 9 ऑडिट एंड एश्योरेंस चैप्टर 7 हमने स्टार्ट किया हुआ है। सेल सिस्टम हम कवर कर चुके, परचेज सिस्टम कवर कर चुके, पेरोल सिस्टम कवर कर चुके, इन्वेंट्री सिस्टम कवर कर चुके, नॉन करंट एसेट्स कवर कर चुके और एक लास्ट एरिया इसमें हमारे पास रह गया कैश एट बैंक, जो आज हम कवर करेंगे। बाकी एरियाज़ की हम प्रैक्टिस पास पेपर की कवर कर चुके हैं। आई होप आप लोगों ने कम्प्लीटली कवर कर लिया हुआ है। सो मूव होते हैं कैश। यहाँ पे हमने क्या चेक करना है, एक तो हमने कैश एट बैंक को देखना है, ये क्या होता है, इसको कैसे हमने वेरीफाई करना होता है। दूसरा हमने कैश रिसीट्स को देखना है, इसके ऊपर कंट्रोल्स क्या हो सकते हैं। कैश पेमेंट्स की बात करनी है, इसके ऊपर क्या क्या कंट्रोल हो सकते हैं। कैश इन हैंड को हमने देखना है, इस पर क्या क्या कंट्रोल होते हैं। और पैटी कैश को देखना है कि इस पर क्या क्या कंट्रोल्स होते हैं। मेनली इन एरियाज़ के हमने क्या करना है, कंट्रोल्स देखने हैं क्या क्या होते हैं। कैश एट बैंक की बात करें, कैश एट बैंक का मतलब क्या है, कंपनी के बैंक अकाउंट में जो कैश पड़ा है। बैंक अकाउंट में जो कैश पड़ा है, कौन से अकाउंट में, करंट अकाउंट भी हो सकता है। बैंक अकाउंट कौन सा हो सकता है, सेविंग या डिपॉजिट अकाउंट्स भी हो सकता है। तो उसका बैलेंस हमने देखना है। अगर तो बैलेंस पॉजिटिव है तो फिर एज ए करंट एसेट रिकॉर्ड किया जाता है, और अगर बैलेंस नेगेटिव है तो फिर एज ए बैंक ओवरड्राफ्ट आता है। क्या ख्याल है? तो कुछ जनरली हमने चेकिंग करना होती है कैश एट बैंक की। क्या जनरली हमने चेकिंग करना होती है, एक तो हमने करंट ईयर बैलेंसेस को विद प्रीवियस ईयर देखना होता है कि ओपनिंग बैलेंसेस जो है वो एक्यूरेट हैं। क्या ख्याल है? कुछ हमने बैंक रिकन्सिलिएशन भी परफॉर्म करना होती है, जिसके थ्रू हमें पता चलता है अगर कोई डिफरेंसेस आ रहे हैं तो, जिसमें अनप्रेजेंटेड, अनक्रेडिटेड बैंक चार्जेस, डिसऑनर्ड चेक को हमने देखना है कि सब्सीक्वेंटली एडजस्ट हो रहे हैं या नहीं हो रहे। इसके अलावा हमने कैश एट बैंक से रिलेटेड क्या करना होता है, बैंक से कंफर्मेशन भी लेना होती है। बैंक से कंफर्मेशन का मतलब क्या, कि हम बैंक से पूछते हैं कि भाई क्या इस डेट पे कंपनी के अकाउंट में इतना पैसा था या नहीं था। क्योंकि कंपनी जो भी कैश इन हैंड या कैश एट बैंक शो कर रही होती है, कौन सा शो कर रही होती है, वो कैश जो ईयर एंड डे मीन अगर 31 दिसंबर है तो ईयर एंड डे पे ही कंपनी के अकाउंट में पड़ा था। कैश इन हैंड है तो उसे हम क्या करेंगे, काउंट करके देखेंगे कितना कैश है। यानी कैश एट बैंक है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, बैंक से कंफर्मेशन ऑब्टेन करते हैं। खुद हम ऑब्टेन करते हैं, ऑडिटर खुद ऑब्टेन करता है, ताकि कंफर्म किया जा सके कंपनी के अकाउंट में इतना पैसा था या नहीं था। इन बातें करते हैं कि कैश ऑफ बैंक, कैश एट बैंक को हमने कैसे ऑडिट करना है। तो कहता है कैश एट बैंक को ऑडिट करने का मतलब क्या है कि हमने कुछ असर्शंस को वेरीफाई करना है। क्या असर्शन हमने वेरीफाई करनी है, एग्जिस्टेंस में देखना है कि कैश वाकई ही ईयर एंड डे पे एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, हैंड में या फिर बैंक में। ऑनरशिप हमने देखनी है कि वाकई ही कंपनी के ऑनरशिप में है, मीन कंपनी के अकाउंट में है। ऑब्वियसली बैंक से कंफर्मेशन से भी पता चलेगा। कंप्लीटनेस ऑफ रिकॉर्डिंग जो बैंक रिकन्सिलिएशन से पता चलती है। वैल्यूएशन को हमने देखना है, और हमने देखना है प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर। प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर मीन अगर पॉजिटिव बैलेंस है तो अंडर करंट एसेट इन बैलेंस शीट, नेगेटिव बैलेंस है तो अंडर करंट लायबिलिटीज इन बैलेंस शीट अपीयर होना चाहिए। सो सब्सटेंटिव प्रोसीजर ऑन जनरल एग्जामिनर पूछ सकते हैं कि आप बताएं, आप जो है वो कैश एट बैंक को कैसे वेरीफाई करेंगे, कोई सब्सटेंटिव प्रोसीजर लिखें। तो क्या प्रोसीजर हो सकते हैं कि हमने क्या करना है, पहले तो ब्रॉड फॉरवर्ड बैलेंसेस मीन ओपनिंग बैलेंसेस वेरीफाई करने हैं प्रीवियस ईयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट से, प्रीवियस ईयर वर्किंग पेपर से। किस लिए, टू आइडेंटिफाई एनी अनयूजुअल या अनएक्सपेक्टेड फ्लक्चुएशंस। उसके बाद कहता है जी आपने रिव्यू करना है क्या नॉमिनल लेजर लाइक कैश बुक को फॉर एनी अनयूजुअल मटेरियल ट्रांजैक्शन रिक्वायरिंग इन्वेस्टिगेशन। मीन कोई कैश पेमेंट्स हैं, कैश रिसीव हैं, जब आपको नज़र आ रहा है कि ये शायद कोई सस्पिशियस अमाउंट है, तो उससे रिलेटेड फिर मैनेजमेंट से हम क्या करेंगे, इंक्वायरी करेंगे। नॉर्मली वो अमाउंट्स जो बहुत ही राउंड साम में है, 1 मिलियन 2 मिलियन, क्यों, कस्टमर के साथ इतनी राउंड साम में अमाउंट्स नहीं होती। उसके बाद हमने क्या करना है, क्लाइंट की जो समरीज हैं कैश की वो हमने निकलवानी है, कंट्रोल अकाउंट बैलेंसेस के साथ एग्री करना है, अर्थमेटिक चेक परफॉर्म करना है, और कंपेयर करना है करंट ईयर बैलेंसेस विद प्रीवियस ईयर। तो क्या थे जनरल प्रोसीजर। इनिशियली हमने क्या करना है, ओपनिंग बैलेंसेस को वेरीफाई करना है, रिव्यू करना है कैश बुक को टू आइडेंटिफाई एनी सस्पेक्टेड एंट्रीज,
और हमने कंट्रोल अकाउंट के साथ समरीज को मैच करना है और हमने कंपेयर करने हैं करंट ईयर बैलेंसेस विद प्रीवियस ईयर टू इन्वेस्टिगेट अनएक्सपेक्टेड फ्लक्चुएशन। अब कुछ हमने बैलेंस को वेरीफाई करने के लिए प्रोसीजर भी परफॉर्म करने हैं। क्या बैंक से कंफर्मेशन हमने लेनी है रिगार्डिंग कैश एट बैंक, रिकंसिलिएशन को वेरीफाई करना है। और क्या वेरीफाई करना है कि अगर कोई अनक्लियर्ड आइटम्स आइडेंटिफाई होती हैं रिकंसिलिएशन में तो देखना है वो एडजस्ट हो रही है नहीं हो रही। और क्या करना है हमने पोस्ट ईयर एंड बैंक स्टेटमेंट को भी देखना है कि अगर कोई अनक्रेडिटेड अनप्रेजेंटेड चेक्स है तो वो ईयर एंड के बाद जो है वो कहीं पे क्लियर हुए हैं या नहीं हुए। सो बैंक कंफर्मेशन ऑब्टेन करनी है, रिकंसिलिएशन को वेरीफाई करना है जिसमें हमने क्या आइडेंटिफाई करना है अनक्लियर्ड आइटम्स कौन कौन सी हैं, और पोस्ट ईयर एंड बैंक स्टेटमेंट के थ्रू उनकी हमने वेरिफिकेशन करनी है कि क्लियर हुई हैं या नहीं हुई। चेक करना है कि क्लासिफिकेशन प्रॉपर है, कैश इन हैंड या कैश एट बैंक अंडर करंट एसेट, ओवरड्राफ्ट अंडर करंट लायबिलिटीज, और अगर कोई बैंक चार्जेस हैं तो वो डिस्क्लोज होने चाहिए कहाँ पे, P&L में सेपरेटली। ये बैंक चार्जेस थे। ये क्या थे कुछ जनरल प्रोसीजर किस चीज़ के ऊपर, कैश एट बैंक के ऊपर। कुछ 4-5 हमें प्रोसीजर लिखने आने चाहिए। ओपनिंग बैलेंसेस को वेरीफाई करना है प्रीवियस वर्किंग पेपर फाइनेंशियल स्टेटमेंट से, रिव्यू करना है टू आइडेंटिफाई सस्पेक्टेड एंट्रीज, कंपेयर करना है करंट ईयर बैलेंसेस द प्रीवियस ईयर टू इन्वेस्टिगेट अनएक्सपेक्टेड फ्लक्चुएशंस, मेनली बैंक कंफर्मेशन लेनी है रिगार्डिंग द बैलेंस एट ईयर एंड, वेरीफाई करना है रिकंसिलिएशन को जहाँ से क्या करना है आइडेंटिफाई करना है अनक्लियर्ड आइटम्स, और हमने रिव्यू करना है पोस्ट ईयर एंड बैंक स्टेटमेंट को टू आइडेंटिफाई क्लियरेंस ऑफ अनक्लियर्ड आइटम्स। अब हम चलते हैं आगे, बैंक कंफर्मेशन की बात करते हैं कि बैंक कंफर्मेशन क्या है, इसका क्या प्रोसीजर्स है और बैंक कंफर्मेशन किन किन चीज़ों से रिलेटेड ऑब्टेन की जा सकती है। सो बैंक कंफर्मेशन है क्या, एक सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस है। क्यों, आप थर्ड पार्टी मीन बैंक से ले रहे हो, रिलायबल सोर्स ऑफ एविडेंस है, तो कैश एट बैंक को वेरीफाई करने के लिए हमें ये ऑब्टेन करना चाहिए। कैसे ऑब्टेन करनी है बैंक कंफर्मेशन, कोई 3 प्रोसीजर्स हैं। क्या प्रोसीजर्स हैं कि पहले तो हमारे क्लाइंट जिसका हम ऑडिट कर रहे हैं उसकी कोई ऑन गोइंग स्टैंडिंग अथॉरिटी क्लाइंट से क्या करेगी, अपने बैंक को जो है वो परमिशन देगी कि भाई ऑडिटर जो इन्फॉर्मेशन रिक्वायर कर रहा है वो डिस्क्लोज करें। ऑन गोइंग स्टैंडिंग अथॉरिटी का मतलब क्या है, हमारे क्लाइंट कंपनी का वो बंदा जो बैंक के साथ डील करता है, जिसकी बैंक बातें मानेगा, कोई अकाउंट्स फाइनेंस डिपार्टमेंट का बंदा हो सकता है। कि जब तक हमारे क्लाइंट का कोई अथॉरिटेटिव पर्सन बैंक को अलाउ नहीं करेगा किसी ऑडिटर को ये इन्फॉर्मेशन जो रिक्वायर कर रहा है प्रोवाइड कर दो, तब तक बैंक हमें कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन ये डिस्क्लोज नहीं करेगा। इसलिए पहले क्या होगा, हमारे क्लाइंट की कोई ऑनगोइंग स्टैंडिंग अथॉरिटी अपने बैंक को जो है वो परमिशन देगी टू डिस्क्लोज इन्फॉर्मेशन टू द ऑडिटर। तो पहले हमने ये चेक करना है कि परमिशन बैंक को दिलवाएगी या नहीं दिलवाएगी। उसके बाद हमने क्या करना है, रिक्वेस्ट टू बैंक सेंड करनी है, और सेंड करनी है ऑडिटर्स ऑन नोट पेपर पे, ताकि रिप्लाई भी डायरेक्टली किसी आए हमें मिले। तो इसलिए अपने ऑडिटर नोट पेज पे हमें जो है रिक्वेस्ट सेंड करनी है। और ये जो रिक्वेस्ट हमने सेंड करनी है बैंक को, ये हमने 2 वीक्स का टाइम मार्जिन दिमाग में रखते हुए सेंड करनी है। मीन हमें किस डेट को एविडेंस चाहिए तो उससे कोई 2 वीक पहले हमने बैंक को सेंड करनी है। क्यों, बैंक थोड़ा टाइम लेता है आपको रिक्वेस्ट का रिप्लाई देने में। बैंक वाले इतने वेले नहीं बैठे हुए कि आपने फौरी जो है वो रिक्वेस्ट फॉरवर्ड की और उन्होंने आपको रिप्लाई दे दिया। नहीं, हमें कोई 2 वीक्स का टाइम मार्जिन माइंड में रखते हुए फिर हमने ये कंफर्मेशन ऑब्टेन करनी है। सो क्या है, ऑनगोइंग स्टैंडिंग अथॉरिटी विल प्रोवाइड परमिशन टू द बैंक टू डिस्क्लोज इन्फॉर्मेशन टू द ऑडिटर, देन ऑडिटर शुड रिक्वेस्ट auditor for bank for confirmation on auditor's on note page, and auditor should send request to the bank by keeping in mind 2 weeks time margin या in advance of 2 weeks of the audit evidence date। किस किस चीज़ की बैंक से कंफर्मेशन ली जा सकती है, अकाउंट के टाइटल की ली जा सकती है, अकाउंट नंबर उसके बैलेंस की डिटेल ली जा सकती है, वो अकाउंट जो ड्यूरिंग ईयर क्लोज हुए, वो अकाउंट जो नए ओपन हुए, वो अकाउंट जो जॉइंट वेंचर अकाउंट है किसी के साथ मिलके कंपनी ऑपरेट कर रही है, या वो अकाउंट जो ड्यूरिंग द ईयर कंपनी के नाम पर थे अब किसी को ट्रांसफ़र हो गए, लाइक डायरेक्टर को ट्रांसफ़र हो गए। क्यों, कंपनी का अकाउंट था, क्रेडिट हिस्ट्री अच्छी थी, डायरेक्टर ने अपने नाम पर ट्रांसफ़र करवा लिया लोन लेने के लिए, या किसी के नाम पर थे अब कंपनी को ट्रांसफ़र हो गए।
एक हो सकता है हिस्ट्री अच्छी नहीं थी, कंपनी के नाम पर ट्रांसफ़र किया गया ताकि इसकी अच्छी हिस्ट्री मेंटेन की जा सके। इसके अलावा हम इंफॉर्मेशन ले सकते हैं अकाउंट पे, बैलेंसेस पे अगर कोई रिस्ट्रिक्शंस हैं तो उनकी भी, लाइक कोई सेविंग अकाउंट है, डिपॉजिट अकाउंट है, लाइक 5 साल तक आप कैश विड्रॉ नहीं कर सकते तो उनकी भी इंफॉर्मेशन ली जा सकती है। डिटेल ऑफ अदर फैसिलिटीज़ लाइक लोन कोई कंपनी ने लिया हुआ है, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी है, कोई गारंटीज़ वगैरह ली दी हुई हैं, इंडेम्निटीज़ अगेंस्ट कोई लीगल रिस्ट्रिक्शन, लीजेस वगैरह। डिटेल्स ऑफ एनी एक्रूड इंटरेस्ट रिसीव्ड एंड पेएबल, उसकी भी हम इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। एनी सिक्योरिटीज फॉर्मली चार्ज, मीन अगर लोन वगैरह लिया हो तो उसके अगेंस्ट क्या बैंक ने सिक्योरिटी चार्ज की हुई है वो भी हम इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। डिटेल ऑफ एनी अरेंजमेंट ऑफ आर सेट ऑफ बैलेंसेस, सेट ऑफ बैलेंसेस बोलते हैं जहाँ पे डेबिट क्रेडिट बैलेंसेस आपस में सेट ऑफ किए गए हों, लाइक एक अकाउंट में आपका ओवरड्राफ्ट चल रहा था, दूसरे में आपका सपोज कोई पॉजिटिव बैलेंस चल रहा था, आपने बैंक को कहा ये आपस में सेट ऑफ कर लो, इसकी भी इंफॉर्मेशन लेंगे कि ओवरड्राफ्ट किस अकाउंट का था, क्या वाकई वो कंपनी का था, और पॉजिटिव बैलेंस किस अकाउंट का था, क्या वाकई वो भी कंपनी का था, या रिलेशनशिप विद अदर ब्रांचेस क्या हैं क्लाइंट के, वो भी हम इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। मीन अगर इस ब्रांच के अलावा किसी और ब्रांच में सेम बैंक की कंपनी के अकाउंट्स हैं तो उनकी डिटेल भी हम ले सकते हैं। सो बैंक कंफर्मेशन क्या होती है, कैसे ऑब्टेन करनी है, इसका प्रोसीजर क्या है, नहीं आप विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल बताएं एक ऑडिटर क्या क्या बैंक कंफर्मेशन ऑब्टेन कर सकता है रिगार्डिंग क्लाइंट, तो कुछ एग्जांपल भी दी जा सकती है, प्रोसीजर भी लिखा जा सकता है। कंफर्मेशन होती क्या है ये बताया जा सकता है, एक रिलायबल सोर्स ऑफ एविडेंस है, क्यों थर्ड पार्टी से लिया जा रहा है, जो कि कैश एट बैंक को वेरीफाई करने के लिए एक सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस हमें जो है वो बैंक से रिक्वायर करना है। सो कैश एट बैंक को कैसे वेरीफाई करना है, कुछ प्रोसीजर 4-5 लिखने के हम काबिल हो गए, और हमने देख लिया बैंक कंफर्मेशन लेटर क्या है, कैसे कंफर्मेशन ऑब्टेन करनी है और किस चीज़ की कंफर्मेशन ली जा सकती है। अब चलते हैं थोड़े से कुछ कंट्रोल्स जो हैं वो लर्न करते हैं, थोड़ा रटे वाला काम। कैश रिसीविंग के ऊपर क्या कंट्रोल होनी चाहिए। कैश रिसीविंग शायद हमने कहीं पे सेल सिस्टम में भी पढ़ा था कि जो भी रिसीट हो रही हैं तो रिसीविंग के टाइम पे 2 लोग प्रेजेंट होने चाहिए, एक रिकॉर्ड करने के लिए, एक रिसीव करने के लिए। एक बंदा होगा तो मिसयूज़ हो सकती हैं। रिसीविंग एक डेली रिसीट लिस्ट में रिकॉर्ड भी होनी चाहिए, जो रिसीविंग हो रही है वो प्रॉम्प्टली बैक्ड भी होनी चाहिए, जो रिसीविंग हो रही है वो कैश बुक लेजर में अपडेट भी होनी चाहिए। क्या ख्याल है, कोई 3-4 कंट्रोल अगर एग्जामिनर पूछ रहे तो हम वैसे भी लिख सकते हैं। चलिए आए थोड़ा सा फॉर्मली पढ़ते हैं कैश रिसीविंग से रिलेटेड। ऑब्जेक्टिव कंट्रोल, ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो मनी रिसीव हुई है वो रिकॉर्ड की गई है और जो मनी रिसीव हुई है वो बैंक की गई है। तो क्या कंट्रोल होने चाहिए कि ओपनिंग द मेल शुड बी मॉनिटर्ड, मीन कैश कहीं से आ रहा है, मेल आ रही है तो वो सिस्टम मॉनिटर होना चाहिए, लाइक वहाँ पे सीसीटीवी कैमरास होने चाहिए। A listing should be prepared by independent person for all cash check received through mail, और उसकी रिकॉर्डिंग भी होनी चाहिए कहाँ पे, डेली रिसीट लिस्ट के अंदर। इन्हीं को अगर हमने टेस्ट करना है तो ऑब्जर्व कर लेंगे मेल ओपनिंग पॉलिसीज मॉनिटर्ड है या नहीं, और एविडेंस सॉर्ट कर लेंगे बाय इंस्पेक्शन के कैश रिसीविंग जो है वो डेली की रिसीट लिस्ट में रिकॉर्ड हो रहा है या नहीं हो रहा। कंट्रोल ओवर कैश सेल्स एट काउंटर, मीन किसी काउंटर पे अगर कैश सेल हो रही है तो वहाँ पे क्या कंट्रोल होनी चाहिए। ये जो डिफरेंट स्टोर्स में काउंटर पे सेल हो रही है और कैश कलेक्ट किया जा रहा है तो क्या कंट्रोल होनी चाहिए। एक तो सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी होनी चाहिए, क्यों, कैश रिसीव करने वाले और रिकॉर्ड करने वाले बंदे में, क्योंकि अगर एक ही बंदा है तो जो रिसीव हो रहा है मिस यूज होगा, रिकॉर्ड होगा ही नहीं। Only restricted number of employees should be authorized to receive cash, मीन ऑथोराइज लोग ही कैश को हाथ लगाएं, रिसीव करें, अनऑथोराइज लोग कैश को टच ना करें, रिसीव ना करें, अदरवाइज रिसीव करते पॉकेट में डाल सकते हैं। इसके अलावा टिल रोल, टिल रोल बोलते हैं ये जो आप काउंटर पे कोई भी चीज़ बाय करते हो तो वो जो बिल प्रोड्यूस आके आ रहा है, कौन वो बिल प्रोड्यूस कर रहा है, वो एक सिस्टम मशीन प्रोड्यूस कर रही है, उस मशीन को टिल का नाम दिया जाता है। कैश टिल मीन कैश का गला। तो क्या होना चाहिए, टिल रोल जो है मीन जो भी सेल हो रही है, जो भी कैश कलेक्ट हो रहा है उसकी भी रिकॉर्डिंग होनी चाहिए सीक्वेंस वाइज। मीन बिल अगर आप किसी स्टोर पे जाओ तो शायद बिल के ऊपर कुछ नंबर आते हैं, वो बेसिकली क्या कर रहा होता है, टिल रोल सीक्वेंस वाइज रिकॉर्डिंग कर रहा होता है, नंबर बता रहा होता है कि बिल का नंबर कौन सा है। और क्या होना चाहिए, वो जो टिल रोल है उसको डेली बेसिस पे एट द एंड ऑफ डे किसी इंडिपेंडेंट पर्सन को रिकंसाइल भी करना चाहिए विद कैश।
मेन टिल से देखना चाहिए भाई कितना कैश आज कलेक्ट हुआ है, टोटल नंबर ऑफ कैश वहाँ पे आ रहा होता है सिस्टम में। अब नंबर ऑफ कैश आपके पास जो पड़ा है उसके काउंट करके देखना है वाकई उतना है या नहीं। तो 4 कंट्रोल्स हैं किस चीज के ऊपर, कैश रिसीव्ड एट काउंटर थ्रू सेल। क्या, एक तो कैश रिसीविंग प्रोसेस जो है वो मॉनिटर होना चाहिए, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी होनी चाहिए, ऑथोराइज्ड एम्प्लॉय होनी चाहिए, टीलर रोल के अकॉर्डिंगली रिकॉर्डिंग होनी चाहिए और मैचिंग होनी चाहिए टीलर रोल की एट द एंड ऑफ डे बाय इंडिपेंडेंट पर्सन विद कैश। रटा 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 लगाना है। कंट्रोल टू इंश्योर ऑल मनी रिसीव्ड, कि सारी मनी रिसीव हुई है उसके लिए क्या कंट्रोल होने चाहिए कि रिसीव जो हुई है वो बैंक भी हुई है, तो जो भी पैसा रिसीव हुआ है वो प्रॉम्प्टली बैंक होना चाहिए। और क्या करना चाहिए आपको, टीलर रोल को जो है वो मैच करना चाहिए किसके साथ, कैश बुक, डिपॉजिट स्लिप जो बैंक में डिपॉजिट करवाते हैं, या डेली रिसीट लिस्ट जो आपकी है उसको मैच करना चाहिए डिपॉजिट स्लिप्स के साथ, ताकि देखा जा सके कौन कौन सी कैश जो रिसीव हुआ है बैंक में डिपॉजिट हुआ है और जो नहीं हुआ वो भी ट्रेस किया जा सकता है। सो क्या आपने पढ़ लिए, ऑन जनरल जो है वो कैश रिसीविंग के ऊपर क्या कंट्रोल होने चाहिए, मॉनिटर होना चाहिए कैश रिसीविंग प्रोसेस, 2 पर्सन प्रेजेंट होने चाहिए, एक रिसीव करने वाला एक रिकॉर्ड करने वाला, कैश रिसीव ओवर काउंटर, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी, रिस्ट्रिक्टेड एम्प्लॉइज टील रोल के थ्रू रिकॉर्डिंग और टील रोल की मैचिंग होनी चाहिए थ्रू कैश। कंट्रोल टू इंश्योर ऑल कैश रिसीव्ड इज बैंक, तो प्रॉम्प्टली बैंक्ड होना चाहिए और टील रोल को मैच करना चाहिए, डेली रिसीट लिस्ट को मैच करना चाहिए विद डिपॉजिट लिस्ट। अब इनके टेस्ट ऑफ कंट्रोल लिखे जा सकते हैं, क्या ख्याल है, कैश प्रॉम्प्टली बैंक हो रहा है तो इंक्वायरी करो भाई प्रॉम्प्टली बैंक हुआ या नहीं हुआ, टी रोल की मैचिंग विद डिपॉजिट स्लिप हो रही है तो एविडेंस विल बी सॉर्ट बाय कंपेयरिंग क्या, डेली रिसीट लिस्ट विद डिपॉजिट स्लिप्स दैट ऑल कैश हैज बीन डिपॉजिटेड। क्या ख्याल है, मेनली कंट्रोल्स को रटा लगाना है, टेस्ट ऑफ कंट्रोल लिखना इतना औखा काम नहीं है। सेग्रीगेशन ड्यूटी है या नहीं ऑब्जर्व कर लो, ऑथोराइज्ड एम्प्लॉय ही अलाउड है ऑब्जर्व कर लो, टी रोल के थ्रू जो रिकॉर्डिंग हो रही है इंस्पेक्ट कर लो, एविडेंस विल बी सॉर्ट बाय इंस्पेक्शन, टी रोल की मैचिंग विद कैश हो रही है तो इसको भी एविडेंस विल बी सॉर्ट बाय ऑब्जर्वेशन दैट टी रोल आर रिकंसाइल्ड विद कैश इन हैंड। तो कंट्रोल ओवर कैश थ्रू पोस्ट क्या है, कंट्रोल ओवर कैश एट काउंटर क्या है और कंट्रोल ओवर कैश डिपॉजिट टू बैंक क्या है। ये क्या थे, कैश रिसीट के कंट्रोल। हम बात करते हैं कैश पेमेंट से रिलेटेड क्या कंट्रोल है। तो पेमेंट हमने शायद परचेज सिस्टम में पढ़ा था कि पेमेंट करते वक्त सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट देखना चाहिए, ना सिर्फ देखना चाहिए सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट को क्रॉस कैंसिल भी करना चाहिए, पेमेंट 2 सिग्नेचरीज को ऑथराइज करनी चाहिए, पेमेंट कैश बुक लेजर में अपडेट भी होनी चाहिए। तो कंट्रोल ओवर कैश पेमेंट्स क्या हैं, इंश्योर क्या करना है, ऑल पेमेंट शुड बी प्रॉपर्ली ऑथोराइज्ड मेड टू करेक्ट पर्सन विद करेक्ट अमाउंट एंड आर प्रॉपर्ली रिकॉर्डेड। So all payments except petty cash made by cross check and should be backed by supporting document। एक तो पेमेंट को कहता है जी क्रॉस चेक के थ्रू करनी चाहिए। ये क्रॉस चेक क्या होता है, एक ऐसा चेक जिसके ऊपर ये 2 लाइनें लगा दी जाती हैं और ये चेक कैश नहीं होता, ये चेक बंदे के अकाउंट में जाएगा फिर वो अपने अकाउंट से जो है पैसे निकलवाएगा। ये कैश चेक होता है और एक क्रॉस चेक होता है। क्रॉस चेक का फ़ायदा क्या है कि ये उस बंदे को जिसको आपने पेमेंट करनी है उसी के अकाउंट में जाएगा, मिसयूज़ नहीं होगा, स्टाफ भी मिसयूज़ नहीं कर सकेगा। क्यों, किसी बंदे के अकाउंट में जाएगा, किसके अकाउंट में गया है वो बाद में आप ट्रेस कर सकते हो। तो कैश पेमेंट एक तो कह रहा है जी थ्रू क्रॉस चेक होनी चाहिए और दूसरा क्या होनी चाहिए, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के थ्रू होनी चाहिए। तो टेस्ट ऑफ कंट्रोल क्या देखेंगे, सिलेक्ट अ सैंपल ऑफ चेक टू इंश्योर दे आर क्रॉस्ड एंड signed after supporting document या supporting document is attached with the check। समटाइम कंपनी इसकी कॉपी साथ अटैच करके रिकॉर्ड में रखती है कि इसके अगेंस्ट ये पेमेंट की गई थी। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट क्रॉस कैंसिल भी होना चाहिए। तो क्या करना है, सिलेक्ट अ सैंपल ऑफ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट टू एंश्योर दैट दे आर क्रॉस्ड व्हाइल पेमेंट। फिर कहता है जी चेक 2 सिग्नेचरीज को साइन करने चाहिए। तो अगेन क्या करना है, आपने सिलेक्ट करना है सैंपल ऑफ चेक इंश्योर करने के लिए 2 सिग्नेचरीज प्रेजेंट। फिर कहता है पेमेंट जो है वो रिकॉर्ड भी होनी चाहिए
तो उसके लिए भी आप क्या करोगे, सिलेक्ट अ सैंपल ऑफ पेमेंट्स देख लोगे टू इंश्योर दैट ऑल पेमेंट्स आर एक्यूरेटली कंप्लीटली रिकॉर्डेड। तो 4 कंट्रोल्स हैं मेनली कैश पेमेंट के। एक तो क्रॉस चेक के थ्रू, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के थ्रू होनी चाहिए, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट क्रॉस कैंसिल होना चाहिए, 2 सिग्नेचर्स को पेमेंट्स ऑथोराइज करनी चाहिए और पेमेंट्स प्रॉपर्ली कंप्लीटली रिकॉर्डेड भी होनी चाहिए। सो कैश रिसीट्स के कुछ कंट्रोल थे, कैश रिसीट्स के कुछ कंट्रोल थे, मेल पोस्ट के थ्रू अगर आ रहा है उसके 2 कंट्रोल थे, अगर एट काउंटर रिसीव हो रहा है उसके कोई 4 कंट्रोल थे, नहीं बैंकिंग से रिलेटेड 2 कंट्रोल थे और कैश पेमेंट से रिलेटेड हमारे पास 4 कंट्रोल है। अब कहते हैं जो कैश इन हैंड है उसके ऊपर क्या कंट्रोल्स होने चाहिए। कैश इन हैंड, कैश इन हैंड के वो कहता है जी 2 ही कंट्रोल हैं, एक तो एक्सेस टू कैश रिस्ट्रिक्टेड होनी चाहिए ऑथोराइज्ड एम्प्लॉइज को, और जो कैश इन हैंड है उसे क्या करना चाहिए, सिक्योरली प्लेस करना चाहिए, लॉक बॉक्स में रखना चाहिए। तो ऑब्जर्व करके देखेंगे कि एक्सेस ऑथोराइज्ड एम्प्लॉय को है और क्या करेंगे, लॉक को फिजिकल इंस्पेक्ट कर लेंगे कि वाकई लॉकर्स में कैश रखा जा रहा है। इंक्वायरी भी किया जा सकता है मैनेजमेंट से, मेथड यूज्ड फॉर सिक्योरिंग कैश। कैश एट बैंक से रिलेटेड क्या कंट्रोल है कि आपको क्या करना है, बैंक अकाउंट जो है वो एस्टैब्लिश प्रोसीजर्स के थ्रू ओपन करने हैं, ऐसे ही नहीं, प्रॉपर प्रोसीजर के थ्रू ओपन होने चाहिए। सेपरेट पर्सन जो है वो होने चाहिए रिकंसीलिएशन के लिए या फिर कैश को मैनेज करने के लिए, चेक वगैरह साइन करने के लिए। चेक बुक जो है वो कहता है जी क्या होनी चाहिए, सेफ कस्टडी में रखनी चाहिए और प्री साइंड चेक नहीं होने चाहिए। मीन वो बंदा जो पेमेंट करता है चेकबुक उसके पास नहीं होनी चाहिए, चेकबुक किसी और बंदे के पास होनी चाहिए ताकि उसने जब पेमेंट करनी तो उसे चेकबुक रिक्वायर करे, और इसलिए रिक्वायर करेगा, साथ पर्पस बताएगा क्यों रिक्वायर कर रहा हूँ। तो इसलिए चेक जो है वो ऑथोराइज्ड होने चाहिए, सिक्योरली प्लेस भी करने चाहिए ताकि कोई चोरी करके कहीं साइन अगर आते हैं तो साइन करके पेमेंट ना निकलवा सके, और चेक प्री साइंड बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए, जब पेमेंट करनी है तो साइन उसके ऊपर तब ही होने चाहिए। फिर कहता है जी आपको क्या करना चाहिए, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के थ्रू भी वेरिफिकेशन करनी चाहिए अगर कोई डिफरेंसेस आ रहे हैं तो। हाँ, कुछ कंपनीज क्या करती हैं, अपने चेक जो है वो लिखती हैं थ्रू प्रिंटर, थ्रू सिस्टम, किसको पेमेंट करनी है, पार्टी का नाम भी, अमाउंट कितनी है वो भी, इवन सिग्नेचर भी इलेक्ट्रॉनिक्स यूज करते हैं। तो ये जो डिवाइस यूज हो रही है, जो सिस्टम यूज हो रहा है चेक प्रोड्यूस करने के लिए, इसकी एक्सेस ऑथोराइज यूजर को होनी चाहिए। ये सिस्टम भी कहीं पे लॉक रूम में होना चाहिए। इस सिस्टम के ऊपर सीसीटीवी कैमरास होने चाहिए ताकि अगर मिसयूज हुआ है तो पकड़ा जा सके। तो क्या हम बात कर रहे हैं, कैश एट बैंक के कंट्रोल क्या है कि एक तो बैंक प्रॉपर प्रोसीजर्स के थ्रू ओपन होने चाहिए बैंक अकाउंट, चेक 2 सिग्नेचरीज को ऑथोराइज करने चाहिए, और चेक बुक सेफ कस्टडी में होनी चाहिए, चेक प्री नंबर साइन बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए, बैंक रिकंसिलिएशन के थ्रू डिफरेंसेस आइडेंटिफाई करने चाहिए कैश बुक बैंक स्टेटमेंट में, और फिजिकल कंट्रोल ओवर डिवाइसेस यूज्ड टू प्रोड्यूस चेक जो है वो स्ट्रिक्ट होना जरूरी है। अब इनकी अगर टेस्टिंग करनी है हमने, सपोज हमने देखना है कि प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो किया गया नहीं किया गया, तो बैंक से कंफर्मेशन की जा सकती है। हमने देखना है 2 सिग्नेचर्स हैं या नहीं, तो ऑब्जर्व किया जा सकता है, इंक्वायरी की जा सकती है। चेक सेफ कस्टडी में रखे जा रहे हैं तो ऑब्जर्व, इंक्वायरी, प्री साइंड नहीं है तो इंक्वायरी या इंस्पेक्शन भी हो सकती है चेक की कि दे आर नॉट प्री साइंड। चेक बुक को भी देखा जा सकता है उसके अंदर कोई चेक मिसिंग नहीं है। और बैंक रिकंसिलिएशन हमें खुद से प्री परफॉर्म करके चेक करना होती है कि वाकई ही अनक्लियर्ड आइटम्स क्या क्या हैं और वो एडजस्ट हो रही है नहीं हो रही। और कंट्रोल्स ओवर सिस्टम ये हमने वेरीफाई करने हैं कैसे, बाय फिजिकल इंस्पेक्शन भी किया जा सकता है, बाय ऑब्जर्वेशन भी किया जा सकता है, या बाय रीपरफॉर्मेंस। रीपरफॉर्मेंस मीन सिस्टम को एक्सेस करके भी पासवर्ड के थ्रू देखा जा सकता है कि वाकई ही ऑथोराइज लोग ही सिस्टम को एक्सेस कर सकते हैं। सो कैश रिसीविंग के हमने कंट्रोल पढ़ लिए, मेल ओपनिंग के 2 कंट्रोल थे, कैश ओवर काउंटर के 4 कंट्रोल थे, कैश पे टू बैंक के 2 कंट्रोल थे, कैश पेमेंट्स के टोटल 4 ही कंट्रोल थे, क्रॉस चेक, स्पोर्टिंग डॉक्यूमेंट कैंसल, 2 सिग्नेचरीज और रिकॉर्डिंग। और कैश इन हैंड के 2 कंट्रोल थे, रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस होनी चाहिए, लॉक सिक्योरली प्लेस होने चाहिए,
हाँ, कैश एट बैंक की हम बात कर रहे हैं, प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो होना चाहिए, सिग्नेचरीज होने चाहिए, चेक सेफ कस्टडी में प्री साइंड नहीं होने चाहिए, बैंक रिकंसिलिएशन परफॉर्म करनी चाहिए, और सर अगर ऑटोमेटेड थ्रू सिस्टम प्रोड्यूस होते हैं तो सिस्टम अंडर सिक्योर होना चाहिए। एक लास्ट एरिया इस चैप्टर स्टेटेड पैटी कैश। ये पैटी कैश क्या होता है? पैटी कैश, पैटी कैश क्या होता है? कंपनी के जो रूटीन के डेली बेसिस के एक्सपेंडिचर होते हैं उन्हें नाम देता है पैटी एक्सपेंडिचर का, छोटे छोटे खर्चे, लाइक कोई मार्कर मंगवाना है, कोई चाय मंगवानी है, कोई प्रिंटर के पेजेस मंगवाने हैं, कोई स्टेपलर की पिन्स मंगवानी है, तो ये क्या है? पैटी एक्सपेंडिचर। तो उसके लिए क्या किया जाता है? एक क्लर्क को कंपनी जो है वो मंथली बेसिस पे कुछ पैसा जो है वो रीइंबर्स कर देती है। सपोज हमारे मंथली एक्सपेंडिचर होते हैं कितने? 20,000, तो उसको एवरी मंथ 20,000 दे दिया जाता है कि भाई ये 20,000 है, तूने इसके अंदर से खर्चे करने हैं। वो पूरा मंथ उसके अंदर से खर्चे करता रहेगा, एंड ऑफ मंथ देखा जाएगा क्या 20 पूरा यूज़ हो गया। सपोज यूज़ हुआ है 18,000, बाकी कितना बचा? 2,000। 18,000 उसको और दे दिया जाता है, ये ले भाई अब नेक्स्ट मंथ तेरे पास स्टार्ट में क्या हो गया? 20 हो गया। ये क्या है? पैटी कैश। अब इसके ऊपर कंट्रोल होनी चाहिए। एक तो ऑथोराइज यूज़र को ही एक्सेस होनी चाहिए, क्यों? कैश है, लोगों की नीयतें ख़राब हो जाती हैं। दूसरा, एक्सपेंडिचर जो भी हो रहे हैं उनके रिसीट वाउचर्स जो हैं वो मस्ट होने चाहिए, उसके बिना नहीं एक्सपेंस होना चाहिए। तीसरा, उन वाउचर्स के अगेंस्ट पैटी कैश का काउंट भी होना चाहिए, देखना चाहिए कि कितना कैश पड़ा है और वाउचर्स के थ्रू कितना एक्सपेंस आउट हो चुका है। और पांचवा, कैश कितना रीइंबर्स किया जा रहा है एवरी मंथ, उसका भी कोई ना कोई रिकॉर्ड होना चाहिए। तो पैटी कैश, ऑथोराइज्ड एम्प्लॉय, काउंटिंग होनी चाहिए, मैचिंग होनी चाहिए, वाउचर्स होने चाहिए और रीइंबर्स भी रिकॉर्ड होना चाहिए। आए पढ़ते हैं क्या है पैटी कैश से रिलेटेड बातें। सो पैटी कैश के कंट्रोल्स का ऑब्जेक्टिव क्या है? वो कहता है जी ऑब्जेक्टिव क्या है? टू अवॉइड और रिड्यूस द रिस्क ऑफ पैटी कैश बीइंग स्टोलन। तो इसलिए ऑथोराइज लोग होने चाहिए और पैटी कैश भी सिक्योर एरिया लॉक में होना चाहिए। टू इंश्योर दैट ऑल स्पेंडिंग आउट ऑफ पैटी कैश इज प्रॉपर्ली ऑथोराइज, तो वाउचर्स होने चाहिए, कोई ऑथोराइज भी करे एक्सपेंडिचर को, ताकि पैटी कैश होल्ड करने वाला क्लर्क मिसयूज ना कर सके, पर्सनल यूज में ना यूज कर सके। To ensure that only the correct amount of cash are withdrawn from the bank to go into petty cash, तो उसके लिए भी रिकॉर्डिंग होनी चाहिए। To ensure that all spending out of petty cash is accounted for, जितनी भी स्पेंडिंग हो रही है वो अकाउंटेड फॉर है, तो रिकॉर्डिंग होनी चाहिए। तो क्या कंट्रोल्स हैं? एक तो वो कहता है जी मैक्सिमम लिमिट जो है वो पैटी कैश की वो जो है वो सेट होनी चाहिए और हैवी लॉक बॉक्स में सिक्योरली प्लेस करना चाहिए। कितना पर मंथ आपने रखना है ये तो टॉप मैनेजमेंट को डिसाइड करना है, ऑथोराइज करना है और लॉक बॉक्स में रखना है। ऑल पैटी कैश शुड बी ऑथोराइज्ड इन एडवांस बाय प्रॉपर्ली ऑथोराइज्ड पर्सन, ऑथोराइजेशन भी होनी चाहिए। विड्रॉल जो हो रही है पैटी कैश रिकॉर्डेड ऑन पैटी कैश वाउचर, सिक्वेंशली नंबर वाउचर्स पे रिकॉर्ड होना चाहिए जितना भी पैटी कैश विड्रॉ यूज हो रहा है। Receipt should be provided for petty cash spending and attached to petty cash voucher, और अगर कोई एक्सपेंडिचर हुआ है तो उसकी रिसीट में इनवॉइस होनी चाहिए। When petty cash is topped up, the amount of withdrawal from bank should be equal to total petty cash voucher। इन कितने प्रीवियस मंथ के वाउचर थे उतना ही टॉप अप करना है, क्यों? बाकी तो बैलेंस पड़ा है। And there should be occasional check of petty cash by a senior person, occasional check भी होने चाहिए। अच्छा भाई बता कितना कैश पड़ा है? उसने कहा जी इतना, ये देखें काउंट करवा, ये अच्छा वाउचर दिखा कितना एक्सपेंडिचर हो चुका है, अच्छा ये मैच करके देखना चाहिए कि वाकई ठीक है। कहीं ऐसा तो नहीं है क्लर्क पैटी कैश को अपने पर्सनल यूज़ में भी यूज़ करता रहता है, तो ये भी चेक करना है। पैटी कैश एक्सपेंस शुड बी पीरियडिकली रिकॉर्डेड इन जर्नल लेजर। ईच एंट्री इन द पैटी कैश शुड इंक्लूड वाउचर नंबर टू इंश्योर ऑल एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड, और एक्सपेंसेस में इसकी रेगुलर बेसिस पे रिकॉर्डिंग भी होनी चाहिए। कोई 5 कंट्रोल्स हमें लिखने आनी चाहिए पैटी कैश के। एक तो मैक्सिमम लिमिट ऑथोराइज पर्सन को सेट करनी है, सिक्योरली प्लेस करना है। दूसरा, आपने जो भी इशू हो रहा है वो ऑथोराइज होना चाहिए। जो भी इशू हो रहा है उसके वाउचर होने चाहिए प्री प्रिंटेड। टॉपअप जो हो रहा है वो भी अकॉर्डिंग टू वाउचर होना चाहिए। चेक्स परफॉर्म करने चाहिए और पैटी कैश एक्सपेंस की रिकॉर्डिंग इनटू जनरल लेजर भी रेगुलर बेसिस पे होनी चाहिए। तो यहाँ तक हमारा चैप्टर 7 जो है वो कम्प्लीटली वाइंड अप हो गया।
हमने सारे एरियाज इसके कवर कर लिए। सेल्स सिस्टम कवर कर लिया हमने, क्या सिस्टम था, क्या डॉक्यूमेंट उसमें प्रिपेयर होते हैं, क्या कंट्रोल्स होते हैं, कैसे टेस्ट ऑफ कंट्रोल परफॉर्म करते हैं, कैसे सब्सटेंटिव प्रोसीजर के थ्रू असर्शन वेरीफाई करते हैं, डिटेल में हमने कवर कर लिया। परचेज सिस्टम कंट्रोल्स, टेस्ट ऑफ कंट्रोल, सब्सटेंटिव प्रोसीजर, और हमने अच्छी खासी प्रैक्टिस कर ली। वेजेस सिस्टम, क्या सिस्टम है, क्या कंट्रोल्स होते हैं, उसमें मेनली कंट्रोल्स बहुत इंपॉर्टेंट थे, और हमने टेस्ट ऑफ कंट्रोल, थोड़े से सब्सटेंटिव प्रोसीजर भी कवर कर लिए। उसके बाद इन्वेंट्री में आ गए, तो इन्वेंट्री के हमने सब्सटेंटिव प्रोसीजर पढ़े। फिजिकल क्वांटिटी को कैसे वेरीफाई करना है, बिफोर काउंट, ड्यूरिंग काउंट, आफ्टर काउंट क्या प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं। वैल्यू को कैसे वेरीफाई करना है, तो वो हमने प्रोसीजर लिखे। हाँ, बीच में हमने देख लिया स्टॉक अकाउंट इंस्ट्रक्शंस क्या हैं, वो कंट्रोल्स पॉलिसीज क्या हैं, ताकि वीकनेसेस का क्वेश्चन भी कवर किया जा सके। कंट्रोल वीकनेसेस के जो क्वेश्चन आते हैं वो मेनली आते हैं सेल्स सिस्टम से, परचेज सिस्टम से, पेरोल सिस्टम से, इन्वेंट्री सिस्टम से। कंट्रोल वीकनेसेस मीन आपको सिस्टम बताया गया है, उसके अंदर से आपने वीकनेसेस आइडेंटिफाई करनी है, उनकी इम्प्लीकेशन देनी है, और आपको क्या करना है, साथ रिकमेंडेशन देनी है। या दूसरा इन एरिया से क्वेश्चन जो टेस्ट किया जा सकता है, वो कंट्रोल्स उसने सिस्टम में बताए होंगे, आपको टेस्ट ऑफ कंट्रोल परफॉर्म करने, या सब्सटेंटिव प्रोसीजर। मेनली इन एरिया से कंट्रोल्स, कंट्रोल वीकनेसेस, टेस्ट ऑफ कंट्रोल के क्वेश्चन अपीयर होते हैं। हाँ, सब्सटेंटिव प्रोसीजर की बात करें तो वो यहां से अपीयर होगा, इसके भी लिखे जा सकते हैं सब्सटेंटिव प्रोसीजर 4-5। या आज हमने कंट्रोल भी पढ़ लिए, किस चीज से रिलेटेड, कैश रिसीट से रिलेटेड। मेल ओपनिंग के कंट्रोल थे 2, कैश एट काउंटर के 4 कंट्रोल थे, बैंक डिपॉजिट के 2 कंट्रोल थे, कैश पेमेंट से रिलेटेड हमने 4 कंट्रोल्स पढ़ लिए, कैश इन हैंड से रिलेटेड 2 कंट्रोल पढ़ लिए, कैश एट बैंक से रिलेटेड हमने कंट्रोल पढ़ लिए, और हमने कोई 5-6 कंट्रोल्स पैटी कैश से रिलेटेड कवर कर लिए। इनको एक अच्छा सा रट्टा लगाना है आपको, जो आज हमने कवर किया। क्यों, पास पेपर में भी एग्जामिनर ने स्ट्रेट फॉरवर्ड रटा 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 ही टेस्ट किया हुआ है। होपफुली नेक्स्ट लेक्चर में हम कैश के जो क्वेश्चन टेस्ट हुए हैं वो कवर करेंगे। कुछ क्वेश्चन की केस स्टडीज हमारे पास अदर एरिया से रिलेटेड भी और हैं, जब भी हमने कवर करनी है इस चैप्टर में, वो कवर करके फिर हम चैप्टर को प्रॉपर्ली वाइंड अप कर देंगे। सो नेक्स्ट लेक्चर माइट भी चैप्टर 7 का हमारा लास्ट लेक्चर होगा। उसके बाद चैप्टर 7 हमारा क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। आपको क्या करना है, साथ साथ लर्निंग करते जाएं, साथ साथ क्वेश्चन की प्रैक्टिस हर लेक्चर के साथ साथ कवर करते जाएं। लेक्चर इतने बड़े नहीं हैं, बड़ी मुश्किल से 35, 40, 50, 45 मिनट्स का लेक्चर है। हाँ, इसको खुद से कवर करने के लिए बाद में आपको लर्निंग करनी है या प्रैक्टिस करनी है, उसके लिए आपको 2 घंटे चाहिए। डेली बेसिस पे आपको कोशिश करनी है कि 3 घंटे ऑडिट को देना है, एक लेक्चर सुनना है, और उसके बाद 2 घंटे आपको खुद से काम करना है, क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, लर्निंग एक दफ़ा लर्न करके चीज़ें लिखनी है। ये लिखनी ज़रूर है, क्यों, ये लिखा हुआ आपको बाद में रिवीजन में हेल्प देगा। अदरवाइज़ आज ये चीज़ें लर्न करोगे एक पेज पे, कल भूल जाएंगी, लेकिन लिखा हुआ आपको फ़ायदा देगा। कल अब जब पता चला भूल गई हैं तो आपने अपना लिखा हुआ सिर्फ सामने लाना है, और सामने लाते ही दिमाग में आ जाता है, अच्छा ये बातें थी। क्यों, पढ़ी चीज़ भूल जाती है, लिखी चीज़ नहीं भूलती। इसलिए प्लीज़ चीज़ों को साथ साथ लिखते चले जाएं, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन ये कल को रिवीजन में हमारा टाइम सेव करेगा। प्लीज़ चीज़ों को सिर्फ बुक में नोट्स में नहीं रखना, जो लर्न कर रहे हैं साथ साथ पॉइंट लिखते चले जाएं। सो आज का लेक्चर वाइंड अप करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे।